नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं। 4 अक्टूबर का पेपर सबने मिला लिया होगा। कैसा हुआ? बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक नहीं हुआ, ठीक हुआ तो भी मेंस की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। कल इसकी स्ट्रैटेजी की मैंने आपसे अच्छे से बात कर ली थी और आपको कहा था कि दिसंबर तक क्या करना है। दिसंबर तक हर हाल में मेंस का ऑप्शनल पेपर आपको तैयार कर लेना है। बात मान लेना और कर लेना तैयार। अच्छा, और 2021 में अपने कई विद्यार्थी जिनको अटैम्प्ट देना है उनके लिए हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि दिसंबर जनवरी तक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये मेन जो पिलर सब्जेक्ट्स हैं इनको हम पूरा कर लेंगे। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति कर रहे थे। 3 एक्सरसाइज आपको दी थी और वही इस मुद्रास्फीति चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, स्फीति के 3 प्रमुख कारक हमने वह समझ लिए थे। आज के देखेंगे ये जो मुद्रास्फीति है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं उसकी एक स्लाइड आपके पास है। उसको भी कैसे एक्सरसाइज करनी है आपको, वह भी आपने अवश्य करी होगी। मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। हमने बोले थे भैया कौन कौन से इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन से इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे चर्चा चल रही थी अपनी। तो आज हम समझेंगे मुद्रास्फीति के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स वाली लिस्ट जो है उसको देख लेंगे। चलिए, मैं एक एक करके पॉइंट लेता चलता हूँ। पहला इसमें बिंदु था उपभोक्ता। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने उपभोक्ता लिखा पॉजिटिव में, उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा? अब जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे पहले समोसे खरीदने जाना था बाज़ार में और पहले एक समोसा मिलता था 10 रुपये का और अब मिलता है 12 रुपये का मुद्रास्फीति के कारण से। तो मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ? हानि हुआ। तो ये कहाँ आएगा उपभोक्ता? नेगेटिव। मतलब कि उपभोक्ता को मुद्रास्फीति के बढ़ने से हानि होगी। स्पष्ट हो गया कैसे चलेंगे? और इसी प्रकार से आपने इसका अध्ययन भी किया होगा। अगला बिंदु देखो, ऋणी। ऋणी को भैया क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? आपने यदि स्लाइड पढ़ी होगी तो तुम में से किसी का कमेंट नहीं आया कि सर ये जो स्लाइड आपने दी है इसमें ऋणदाता और ऋणी को लाभ होगा या नुकसान होगा। देखो एक बार समझ लो, आपसे बहुत नाराज़ हैं हम इस बात पे। ऋणी कौन होता है एक बार ये देख लो। जैसे कि ए है और ये बी है। ए ने बी को 100 रुपये क्या दिया? कर्जा दिया। बी को ज़रूरत थी तो बी ने ए से 100 रुपये पैसा लिया। इसमें ऋणी कौन हो गया और ऋणदाता कौन हो गया? देखो, देने वाला तो कौन हो गया? ऋणदाता। और जिसने पैसा लिया है वो कौन हो गया? ऋणी। आपने सुना होगा ना कि भैया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुम्हारे एहसानों की वजह से मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कभी आवश्यकता पड़े तो मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो ऋणी कर्जा लेने वाला, ऋणदाता जिसने कर्जा दिया है। अब ऋणी को नुकसान हो रहा है क्या? अरे भैया एक बार बताओ, 100 रुपये का कर्जा दिया, सपोज करो 100 रुपये के जब ऋणी ने पैसे लिए थे तो 10 समोसे आते थे। क्या? 10 समोसे आते थे। अब मुद्रा की क्रय शक्ति घट गई मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण। अब कितने समोसे आते हैं? 8 समोसे आते हैं। अच्छा, आज की डेट में जब ऋणदाता को पैसा वापस लौटाएगा 100 रुपये और ऋणदाता के जज गई समोसे खाने की, तो 100 रुपये को इसको कितने समोसे मिलेंगे? 8 रुपये मिलेंगे। तो ऋणदाता क्या बोलेगा? मेरे को क्या लाभ हुआ है? अगर ये 100 रुपये मेरे पास रखे रहते तो मैं इस पर ब्याज और कमा लेता। समझ गए? अच्छा, ब्याज जो बढ़ता है ना मुद्रास्फीति में, उस ब्याज की कीमत भी घटती है। अगर ये 1 वर्ष पूर्व, 6 माह पूर्व जब मुद्रास्फीति की दर कम थी तब ब्याज की क्रय शक्ति भी तो अधिक होगी। देखो, जब क्रय शक्ति आपकी मूलधन पे घट रही है तो ये भी मान के चलिए ना, जो ब्याज आपको मिलेगा उस पर भी तो आपकी क्रय शक्ति घटेगी। समझ रहे हो ना? कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आपकी मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती तो ऋणी का सिनेरियो क्या होता और ऋणदाता का सिनेरियो क्या होता? ऋणदाता आज भी 10 समोसे खरीद सकता था और 100 रुपये पे यदि आपको 10 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला। क्या मिला? 10 रुपये आपको ब्याज मिला। समझ रहे हो? यदि मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है तो 10 रुपये का ये एक समोसा और एक्स्ट्रा खरीद सकता है। लेकिन भैया मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद इसको जो 10 रुपये आज ब्याज मिलता है और समोसा कितने का है आपका?
समोसा आपका महंगा हो गया, तो 10 रुपये का समोसा आपको सपोज करो, नहीं समोसा 12 रुपये का हो गया इस समय, तो आपको क्या होगा 2 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे। क्या 10 रुपये में 2 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके समोसा आएगा। तब आप क्या कहेंगे, भैया मुद्रास्फीति से मेरे को तो कोई लाभ हुआ ही नहीं, ये तो महंगाई बढ़ गई। समझ गए? क्या ऐसा होता है क्या कि 100 रुपये मैंने आपको कर्जा दिया और मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो मैं आपसे बोलूँगा भैया देखो 10% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, अब तो मुझे 110 रुपये वापस करो, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। इसी वजह से जो ऋणी जो होता है, ऋणी मतलब कौन, जो भैया कर्जा लेता है, उसको क्या होता है, लाभ होता है मुद्रास्फीति बढ़ने का। तो ऋणी कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जो आपको शीट दी है ना एक्सरसाइज की शीट, अगर उसमें तुमने वर्कआउट किया होता तो ये दिक्कत नहीं आती। फिर बोलते हो कि भैया हमें यूपीएससी की परीक्षा कैसे पास करें, मतलब तुमने वो पढ़ाई करी नहीं, देखी नहीं तुमने एक्सरसाइज की सीट। वैसे तो भैया तुम्हारे इतने मैसेज आते रहते हैं डेली व्हाट्सअप पे, ये तुमने एक्सरसाइज काम की करी नहीं, उसमें ठीक कर लेना। अब ये जो ऋणी है ये किस में आएगा, पॉजिटिव में। अब ऋणी पॉजिटिव में आ गया मतलब ऋणी को तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और नुकसान किसको होगा, ऋणदाता को होगा। ऋण देने वाले को क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर है? ऐसा मत किया करो भाई, 1000 रुपये फीस देने के बाद भी है ना तुम्हें ये कंटेंट नहीं मिलेगा। समझ गए ना? और जितनी डेडिकेशन से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ना, उसको देख लो, समझ लो और कर लो तरीके से। दूसरा तीसरा दिन है, तुम्हें एक शीट दी गई थी, उस शीट का इवैल्यूएशन नहीं हो पाया तुम्हें, उस शीट की तुम्हें महत्वता मालूम नहीं पड़ रही। जाके एक बार पुराने क्वेश्चन तो देखो मुद्रास्फीति के, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अगला पॉइंट इसमें था शीट में, सार्वजनिक बचत। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, मतलब क्रय शक्ति घट जाएगी मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण, तो मैंने जो 100 रुपये यदि बचत किए हैं तो 100 रुपये की उतनी वैल्यू रहेगी कि नहीं, 100 रुपये की वैल्यू घट जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जो भी सार्वजनिक बचत होगी उसमें भी क्या होगा, आपको नुकसान होगा, उसमें भी क्या होगा, नुकसान होगा। अगला पॉइंट था पेंशन भोगी। अब पेंशन भोगी, देखो मेरी सैलरी फिक्स है, पेंशन अगर फिक्स है मेरी, पेंशन में यदि बढ़ोतरी नहीं होती है तो मुझे लाभ होगा या नुकसान होगा, बताओ। देखो मुझे अगर 100 रुपये पेंशन मिलती है प्रति माह, और मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उस अनुपात में मेरी पेंशन तो बढ़ेगी नहीं, पेंशन तो फिक्स आ रही है सबको, तब मुझे क्या होगा भैया, मुद्रास्फीति के बढ़ने से मुझे नुकसान होगा। जैसे आपने देखा होगा, पिताजी की सपोज करो पेंशन आती है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, हर महीने इतनी आती है, और महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, पेंशन अपनी बढ़ नहीं रही। जब पेंशन नहीं बढ़ेगी और महंगाई आपकी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, पेंशन भोगी को नुकसान होगा मुद्रास्फीति बढ़ने का। स्पष्ट है? उपभोक्ता को नुकसान क्यों हुआ मुद्रास्फीति बढ़ने से, ऋणदाता को नुकसान क्यों हुआ मुद्रास्फीति बढ़ने से, सार्वजनिक बचत को नुकसान क्यों हुआ मुद्रास्फीति बढ़ने से, और चौथा पॉइंट आपने देख लिया कि भैया पेंशन भोगियों को क्या नुकसान हो रहा है। अगला मैंने इसमें एक आपको पॉइंट डिस्कस किया था, स्थिर आय वर्ग, मतलब कि जो सैलरीड पर्सन है, कि जैसे पेंशन भोगी को आपने देखा ना, सेम स्थिति इनकी होती है। अगर मुझे हर महीने 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन मेरी तनख्वाह फिक्स है, शेठ जी क्या बोलेंगे, देखो भैया 10,000 रुपये महीने की तुमसे बात हुई थी, महंगाई बढ़ के कितनी हो जाए मैं तो तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, मैं महंगाई के हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करूँगा। हाँ, कल को ऐसा भी नहीं हो सकता कि महंगाई घट जाए तो ऐसा थोड़ी होगा कि अब मैं आपको 8,000 रुपये 10,000 रुपये की जगह देने लग जाऊँ तो तुम ले लोगे, और मालिक फिर तो बोल देगा ना कि अब तो महंगाई घट गई, तुम्हारी तनख्वाह कम कर देता हूँ। ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। तो उसी प्रकार से जैसे पेंशन भोगी को नुकसान होता है, जिनकी आय स्थिर है, फिक्स्ड इनकम है, उस ग्रुप को भी इसका मुद्रास्फीति बढ़ने का नुकसान होता है। क्लियर? अच्छा अगला इसमें एक पॉइंट देख लो, निर्यात का। निर्यात में क्या होगा समझो खुद, वैसे तुम सब ने इतने समझदार हो, तुमने खूब घर पे बैठ के एक एक चीज़ का एवेल्यूएशन कर लिया होगा। देखो आनंद तो जब आते हैं जब तुम लोगों के साथ 50-60 रुपये फीस ले ली जाए ना, तब जाके तुम्हारी पढ़ाई ठीक चलती है। और उसके बाद ये 3-4 वर्ष के बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तब इधर से उधर फिर और कुछ करते फिरते हो। 3 एक्सरसाइज दी थी, 3 एक्सरसाइज ईमानदारी से कितने बच्चों ने तुमने कर ली? मजाक समझ रखा है? मतलब कम से कम
25-30 बच्चों के तुम्हारे मैसेज आए थे मेरे पास, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सर इसमें ये आपने ऋणी और ऋणदाता क्यों लिख दिया। और ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी ने पढ़ा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो। सूची मैंने मिटा दी क्योंकि अब मुझे बड़ा दुख होने लग गया था। इतनी गलतियां छोड़ने के बाद भी तुम में से किसी ने उसको नहीं पकड़ा, जबकि तुम इतने शानदार शानदार विद्यार्थी हो। शबाना है, सूर्य प्रकाश है, अंकुश है। ये तो चंद 3 नाम मुझे एकदम से ध्यान आए तो मैंने बता दिए। नेहा है, पुलकित है, राहुल है, गौरव है। तुमने नहीं पकड़ी, सबने बातें ये। हाँ, अब अगला एक बार बिंदु देख लो। आयात और निर्यात। ये निर्यात कहाँ लिखा हुआ है लिस्ट में? जो आपको मैंने सूची दी है, नेगेटिव में लिखा हुआ था। अब समझो निर्यात पॉजिटिव क्यों है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये बी यूके में है व्यापारी और ए हमारे प्यारे भारत में है। समझ रहे हो? निर्यात मतलब सामान दूसरे देश को बेचना। भारत से मैंने यूके वाले को 2 शर्ट बेची। कितनी शर्ट बेची? 2 शर्ट बेची। और जब हमने तय किया था, खरीद बेच का समझौता किया था, उसमें तय हुआ था कि 2 शर्ट हमारी $2 की दूंगा मैं आपको। कितने की दूंगा? $2 की दूंगा। क्या? देखो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, वह इंटरनेशनल करेंसीज में होता है, तो उस देश की मजबूत करेंसीज में होता है। जैसे कि डॉलर में हो गया, येन में हो गया, युआन में हो गया, समझ गए, पौंड में हो गया, यूरो में हो गया आपके। तो हम मानते हैं इसको यूएसए कर देता हूँ, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। $2 का इन्होंने एग्रीमेंट हुआ था कि भैया हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में यूएसए में कितने पैसे देगा? $2 देगा इस शर्ट के। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति बढ़ने से रुपए पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो रुपए की वैल्यू कम होती है, और जब भी ध्यान रखना, हमेशा यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो आपका रुपया कमज़ोर हो जाएगा। रुपया कमज़ोर होने का मतलब क्या है? जहां पहले $1 70 रुपये का आता था, अब कितने का आएगा? अब भैया 75 रुपये का आएगा। कितने का आएगा? 75 रुपये का आएगा। स्पष्ट है? मतलब कि मुद्रास्फीति बढ़ने से जो हम विनिमय दर होती है उसमें रुपया कमज़ोर होता है, और उसके बदले में आपको अब क्या करना पड़ेगा? 75 रुपये $1 के देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया? निर्यात कर दिया। निर्यात करने पर यूएसए वाले ने हमें कितने दे दिए? $2 दे दिए। कितने दे दिए? $2 दे दिए। अब ये $2 लेके मैं बैंक में जाऊँगा तो बैंक वाला मुझे इसके बदले में कितनी राशि देगा? 150 रुपये देगा। बहुत सुंदर। क्यों देगा? क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने से जो डॉलर की वैल्यू थी, रुपए की वैल्यू डॉलर की अपेक्षा में गिर गई, तो मेरे बैंक खाते में अब कितने रुपए आएंगे? 150 रुपये आएंगे। अगर ये मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती तो मेरे अकाउंट में कितने रुपए आते? 140 रुपये ही आते। क्लियर है? क्लियर है भैया कि निर्यातक को क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ने से लाभ होता है, और आयातक को क्या होता है? नुकसान होता है। अभी नुकसान भी समझ लो कैसे। देखो दोस्तों, ये ठीक नहीं है ना, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरे को इस चीज़ का बड़ा दुख है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें सब चीज़ कंटेंट बड़ा वेल डिफाइंड करके दे रहे हैं, इतनी तैयारी तुम भी कर रहे होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए थी। माना ऋणी और ऋणदाता में गलती हो गई, तो आयात निर्यात, इसका मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं। अगला देख लो, अब आयात देख लो। आयात में प्रभाव कैसे पड़ेगा? आयात में क्या करते हैं? विदेश से सामान लेके आते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यूएसए से मैंने 2 शर्ट खरीदी। क्या? यूएसए से मैंने 2 शर्ट खरीदी। एग्रीमेंट कितने का हुआ था? $2 का हुआ था। मतलब कि अब जब यूएसए मुझे शर्ट कब भेजेगा? जब मैं क्या करूँगा? यूएसए को $2 भेज दूंगा। क्या? $2 भेज दूंगा। अच्छा, $2 मैं कैसे लेके आऊँगा? मैं बैंक में जाऊँगा पैसे लेके। यदि $1 की कीमत 70 रुपये, अगर मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी है उस सिनेरियो में, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? इसको 140 रुपये देने पड़ेंगे। किसको? यूएसए के व्यापारी को। मैं जाऊँगा बैंक में, 140 रुपये जमा कराऊँगा,
और जो फॉर्म होगा कि साहब ये जो खाता है यूएसए में खाता है, इसको पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो यूएसए में क्या करेगा वो बैंक, क्या करेगी आपके 140 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके डॉलर वहाँ पर भेज देगी। 140 में $2 भेज दिए वहाँ पे। अब वही क्या भैया, मुद्रास्फीति बढ़ गई और रुपया देखो मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो रुपया टूटेगा ही टूटेगा, और रुपया टूटे कितने का हो गया, 75 रुपये का हो गया। अब मुझे कितने रुपए लेके जाने पड़ेंगे भैया वो शर्ट खरीदने के लिए? सिंपल सी बात है, 150 रुपये। उल्टा केस हो गया ना निर्यात का। मतलब कि जो शर्ट मुझे 140 की पड़ रही थी पहले, अब वह शर्ट मुझे 150 रुपये की पड़ रही, 10 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। तो जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आयातकों को तो घाटा होता है और निर्यातकों को लाभ होता है। स्पष्ट है ये? अगला पॉइंट देखते हैं। अब मैं सीधे आ जाता हूँ पॉजिटिव पे। व्यापारी, उत्पादक, रोजगार, इम्पोर्टेंट कृषक। ये भी लिख देता हूँ कौन कौन से थे। ये था अपना दोस्तों आयात था, उपभोक्ता, ऋणदाता, ये ऋणी यहाँ लिख देता हूँ। ऋणी, पेंशन भोगी, स्थिर आय वर्ग और निर्यात आयात लिख ही लिया है ना, 3 3 6। हाँ, एक सार्वजनिक बचत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी पॉजिटिव में जो बाकी बिंदु थे वो भी लिख लेना। अच्छा, इसमें जो आगे ध्यान करो, व्यापारी को लाभ क्यों होता है? व्यापारी को लाभ ऐसे होता है, देखो आपकी जब भी कभी मुद्रास्फीति बढ़ती है ना, जैसे समोसे तुम मेरे पास खरीदने आते थे, तो देखो मैं तुम्हें एक सिनारियो बताता हूँ, कभी भी देख लेना तुम। जैसे कि मेरे यहाँ पर 100 समोसे बिकते थे डेली के 10 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 1000 रुपये के मेरे यहाँ पे समोसे बिकते थे। अब मुद्रास्फीति बढ़ गई, अब मुद्रास्फीति बढ़ने से एक समोसा हो गया 12 रुपये का। अब मेरे गले में कितने रुपए आ रहे हैं? अभी भी 1200 रुपये आ रहे हैं। देखो क्या होता है, व्यापारी को लाभ तो ये होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से मार्केट में तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सामान लेके आता है, सामान बेचता है, उसकी बिक्री बढ़ती है। एक सिनारियो आप ये भी देखो, देखो क्या हुआ कि मैंने आपको सामान बेचा 12 रुपये में, 100 समोसे 1200 रुपये गल्ला। पहले 10 रुपये के 100 समोसे बेचता था 1000 में। व्यापारी में आप देखना, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है और कम होती है ना, तो भी वस्तुओं के दाम आपको कम होती हुई नहीं दिखेंगी। उस रेशो में तो बिल्कुल कम होती हुई नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं होती दिखेंगी? कि जब किसी व्यापारी ने देखा कि यार 12 रुपये समोसे बेचने के बाद भी 100 ही समोसे बिकते हैं, तो मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं 10 रुपये का रेट कम करूँगा। मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ी, समोसे की मैंने कीमत बढ़ाई, मेरी लागत बढ़ रही थी, लेकिन मैं तो लागत बढ़ाने के बावजूद ही मेरी भैया सेल तो वही 100 समोसे हैं। तो कीमत कम होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी क्या करेगा, इस 12 रुपये को कम करके 11 रुपये कर देगा, और बाज़ार में आपको 11 रुपये का समोसा स्थापित हो जाएगा। मेरे फिर भी इन्फ्लेशन रेट पुनः पुरानी आने के बावजूद भी लाभ रहता है। तो व्यापारी को लाभ होने का ये बड़ा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये अंदर की बात तय करके देखना। 10% यदि मुद्रास्फीति बढ़ी, समझ रहे हो, तो किसी वस्तु की कीमत तो उस अनुपात में बढ़ जाएगी, परंतु यदि मुद्रास्फीति 10% से घट के 0 पे आ गई, पुनः मतलब पुरानी रेट पर आ गई, तो आप क्या देखेंगे, उस वस्तु की कीमत दुकानदार 5% ही कम करेगा, उस अनुपात में कभी कम नहीं करेगा। पक्की बात है, 1-2 महीने तक तो उसका लाभ कमाएगा वो उस मुद्रास्फीति के माध्यम से। तो व्यापारी को क्या होता है, इससे लाभ होता है। स्पष्ट है? और उत्पादक और उत्पादनकर्ता को क्यों लाभ होता है? देखो बाजार में डिमांड बढ़ती है ना, लोगों के पास पैसा आता है तो बाजार गतिशील होता है। तो क्या होता है, जितने भी उत्पादक और उत्पादन करता हैं वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो
तो रॉ मटेरियल आप ज़्यादा लेके आएंगे, रॉ मटेरियल वालों को भी लाभ होता है, साथ ही साथ रोजगार भी लोगों को काफ़ी मिलता है। अच्छा, आप सभी जानते हैं जब ये तीनों पक्ष को काम बढ़ेगा तो उसका प्रभाव कृषकों पे भी पड़ेगा, और कृषकों पर उसका लाभ ऐसे भी पड़ता है। देखो, मैंने आलू की फसल बोई तो इनिशियली जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगना था खेती में वो तो लग गया। अब जब मैं फसल लेके आ गया मेरे घर पर, उसके बाद भैया यदि मुद्रास्फीति से उसके दाम बढ़ते हैं तो उसका लाभ किसको मिलता है? कृषक को मिलता है। तो ध्यान रखना, कृषक को मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होगा। क्या होगा? कृषक को मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होगा। अजय, जितनी भी मैंने पिक्चर तुम्हारे साथ शेयर करी है, डिस्कस करी है ना, ध्यान रखना ये मुद्रास्फीति एक प्रसार, एक रेंज में होनी चाहिए। जो रेंज मैंने आपसे डिस्कस करी थी ना, और वह रेंज कितनी होनी चाहिए? हमारी उर्जित पटेल जी की कमेटी है, उसने क्या बोला है कि भैया 4% जो आपकी मुद्रास्फीति है इसमें ±2%, इससे ज़्यादा भैया इस रेंज में होनी चाहिए। मतलब 2% से लेके 6% के बीच में आपकी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, ना तो 2% से कम जाए ना 6% से अधिक जाए। तो इसका मेरा आपसे कहने का तात्पर्य ये है कि 3 से लेके 5% के बीच में यह मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो ये आप जितने भी सिनेरियो देख रहे हैं इसका प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। लाभ भी मुद्रास्फीति बढ़ने का जब ही होगा जब इस रेंज में होगी, ये जो रेंज आपसे डिस्कस करी है। यदि इससे रेंज को पार कर जाती है तो ये जो लाभ है, लाभ की जगह हानि होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और मैं आशा करता हूँ तुमसे कि जो तीसरी स्लाइड है वह इतनी टिपिकल नहीं है, लेकिन उसको मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ लेना है एक बार। इतनी ऊर्जा अपन लगा रहे हैं ना, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला नहीं तो। और तुम बिलीव करो कि जितना भी तुम्हारा ये कंटेंट है ना, तुम मिला के देखो, है ना। वैसे तो विद्यार्थी जब इवेल्युएट करता है ना किसी टीचर को और किसी भी ये नोट्स वगैरह को, तो बड़ी मुझे अविवेकपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बात लगती है। ये जो कोचिंगों में चलते हैं ना कई बार कि बच्चे 3 दिन के लिए डेमो क्लास लेके आएंगे, 4 दिन, तुम क्या जज करोगे उस आदमी को? 4 दिन में तुम्हें वो ऐसा पढ़ा देगा और 4 दिन बाद क्या पढ़ा देगा तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। तो ये तो छोड़ दो, थोड़ा अपना विवेक पे काम लो बस। ये ठीक है। तुम्हारे लिए एक और शुभ सूचना वो मैं आपको देता हूँ अभी। क्या है तुम्हारे लिए नई शुभ सूचना? जियोग्राफी, मतलब कि भूगोल की अपनी कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। भूगोल की अपनी कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। क्या करेंगे उसमें? 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी करेंगे। भावना, तुम्हारा ये समस्या समाधान कर देंगे। अब एक बार इसको ढंग से कर लेना। स्पेशल क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं, मेरा मन नहीं करता उसमें जाके पढ़ाने का, और कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ क्या करेंगे? जैसे 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी करेंगे, मैपिंग भी करेंगे। देखो ये जो हम करेंगे, वैसे जो एनसीईआरटी की बुक करेंगे इसके साथ साथ भी मैपिंग चालू रखेंगे, लेकिन हम इंटेंसिवली 2 मैपिंग करेंगे, भारत की, इंडिया की और वर्ल्ड की, विश्व की। ये दोनों मैपिंग भी करेंगे साथ ही साथ जो भी टॉपिक हम करते जाएंगे। देखो क्या है, 10वीं तक तो ये मान के चलना मेरे प्यारे दोस्तों, हम एनसीईआरटी को खींचेंगे। हमारे जो 3 स्टेप में हम करते हैं ना, फर्स्ट स्टेप में हम हमारी नींव मजबूत कर लेंगे, हम हमारी ज्योग्राफी की नींव मजबूत कर देंगे। जैसी तुम्हारी नींव मजबूत हो गई तब क्या करना? उड़ान भरना स्टार्ट कर देना। क्या? उड़ान भरना स्टार्ट कर देना। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम और रिफाइंड 11-12 की ज्योग्राफी प्लस आसपास जितने भी अन्य जो मैटर मुझे समझ में आएंगे वो भी दे दूंगा, लेकिन वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है यदि हम ये कर लेंगे तो। अच्छा, लेकिन स्टेप 2 में हम साथ साथ क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे लेते चलेंगे। फिर क्यों? क्योंकि देखो 6ठी से लेकर 10वीं तक का एक तुम्हारा बढ़िया अच्छा सा बेस तैयार हो जाएगा, और उस बेस पर हम अच्छे अच्छे प्रश्न भी कर पाएंगे। जितने भी यूपीएससी के पुराने प्रश्न आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे करते चलेंगे। देखो ज्योग्राफी का मेंस में करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है आज के टाइम पे। क्लियर है? अच्छा, मैपिंग हो गई, साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे? तुम्हारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलेंगे और इसके ऊपर टेस्ट भी लेते चलेंगे। क्लियर? चलो, इस शुभ सूचना के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा तुमने आज दुख जरूर दिया कि जो तुम्हारे साथ डिस्कस किया था, इतना समय देने के बावजूद भी तुम नहीं करते हो तो बड़ी दिक्कत है। देखो थोड़ा थोड़ा डेली कर लो, ओके।
कल मिलेंगे, कल ज्योग्राफी की क्लास भी मिल जाएगी, 5 डेज ए वीक रहेगी, सैटरडे संडे तुम्हारा रिवीजन का पार्ट रहेगा। और कल तो अपनी ज्योग्राफी क्लास फ्राइडे। कल आप एक काम और करना, छठी की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ लेना, वो सोशल स्टडीज़ की बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ लेना। हम 2 चैप्टर कल आपके साथ डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट डे मतलब मंडे को हम बाकी चीज़ क्लियर कर लेंगे। नोट्स कैसे बनाना, कैसे चलना, उसकी बातें कल कर लेंगे। धन्यवाद।